को पहले तो क्या करते हैं जब ऑर्डर आता है और ये कंफर्म हो जाता है कि ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है, तो फिर हम हमारा जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है उसका एक ऑर्डर शीट प्रिपेयर करता है जिसके अंदर वो सारी डिस्क्रिप्शन मेंशन होती हैं जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी कि ऑर्डर शीट का एक हमारे पास लेआउट या एक पेज जिस तरीके से बनता है वो कैसे बनता है वो हमने रिकॉल किया था। ठीक है, उसके उसमें हर एक स्पेसिफिक ऑर्डर को एक ऑर्डर नंबर असाइन करते हैं और वो ऑर्डर नंबर या ऑर्डर शीट हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वो प्रोडक्ट या वो सर्विस या कोई भी चीज वो प्रिपेयर करता है, राइट? तो इसको कहते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कि स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कोई प्रोडक्ट डिलीवर करें या प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस जॉब को हम एक जॉब नंबर या ऑर्डर नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, राइट? ठीक है, उसमें यूनिक यूनिक प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे मैंने क्लास में एग्जांपल दी थी आपको कि लेट्स सपोज आप ऑटोमोबाइल बिजनेस करें, आपके पास कार का ऑर्डर आता है कस्टमाइज कार का कि हम हमें ये कलर चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, ये उसकी इस तरह से बॉडी होनी चाहिए, उसका इस तरह से इंजन होना चाहिए, ये सारी स्पेसिफिकेशन कस्टमर की तरफ से आ रही हैं और ये आपको पता है कि कस्टमाइज है। आपने क्या करना है, एक टीम बना लेनी है, एक टीम बनानी है और उनको ये टास्क असाइन करना है कि ये प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चर करना है और उसकी ये सारी डिटेल्स हैं जो आपकी जॉब ऑर्डर शीट के ऊपर मेंशन्ड होती हैं। ठीक है, अब आप देखें कि एक फैक्ट्री के अंदर अगर आपकी फैक्ट्री बड़ी है, डिपेंड करता है कि आपका किस स्केल का बिजनेस है। अगर आपकी कंपनी बड़ी है, आपकी फैक्ट्री बड़ी है, तो मल्टीपल टीम्स होंगी जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही होंगी, मल्टीपल कार बना रही होंगी, जो भी आपकी कंपनी ऑफर कर रही है कस्टमर को, राइट? ठीक है, तो बेसिकली जस्ट अ मिनट, बेसिकली जो भी आपके आपकी टीम उन कस्टमर्स को मैम जी जी। मैम हमारी स्टैटिस्टिक्स की क्लास भी अभी हो रही है। मैम ने अभी लिंक भेजी है, तो मैम क्लैश आ रहा है क्लास का। मैंने उनको बोला था वैसे कि आप थोड़ी सी डिले कर दें क्लास, उनको मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, तो उनको एक बार बताएं मैम अनम ने रिक्वेस्ट की है आपसे, उनका मैसेज आप देख लें अगर ओके मैम, मैं बात करता इफ हूँ। शी कैन डिले। हाँ, उनसे बात करें कि मैम अनम ने आपको पर्सनली टेक्स्ट किया व्हाट्सएप पे, आप वो एक बार देख लें। ठीक है, चलें। बाकी ये कि स्टिल अगर कोई इश्यू होता है तो आप देख लें उस चीज़ को, अगर वो नहीं समझती तो आप इसको सुन लीजिएगा और फिर क्लास में जो है वो हम कम्युनिकेट कर लेंगे, या कोई अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं न्यूमेरिकल क्लास में दोबारा करा दूंगी, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, इसको मैं अपलोड कर लूंगी यूट्यूब पे। जी। अच्छा बच्चे, हम बात कर रहे थे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की, तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट डिजाइन होता है। तो हमने बात की थी, आई एम जस्ट रिकॉलिंग द लास्ट कंसेप्ट जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, ताकि हम ये जो क्वेश्चंस हैं उनको गो थ्रू एक बार कर लें। अब होता ये है कि एक फैक्ट्री के अंदर मल्टीपल टीम्स होती हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट, कस्टमर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट बना रही होती हैं, राइट? अब हमने बात की थी कि जब हम डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को या फिर हम डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को तो हम टाइम टू टाइम ट्रेस कर रहे होते हैं कि इस जॉब में इतना मटेरियल लग रहा है, इतना लेबर लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है वो तमाम टीम्स डिफरेंट जॉब्स में कलेक्टिवली यूज कर रही हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना या इंडिविजुअली ट्रेस करना इट बिकम्स डिफिकल्ट, राइट? तो हम उसको किस तरह से ट्रेस करते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, पीओएचआर की बेसिस के ऊपर। ठीक है, आप पीओएचआर के अंदर आप बेस किसी को भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मशीन, आप मशीन आवर्स को भी ले सकते हैं, आप टोटल मटेरियल कॉस्ट को भी ले सकते हैं, आप लेबर आवर्स को भी ले सकते हैं, आप टोटल लेबर कॉस्ट को भी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस वो मशीन आवर्स को या लेबर आवर्स को, ये इन 2-3 मैम चीज़ों को ज़्यादातर जो है वो ले रही होती हैं एज़ अ बेस। जी बच्चे। मैम मैम मलिहा का मैसेज है, वो कह रही हैं 11:30 से 2:30 मैं फ्री हूँ, उसके बाद अर्जेंट काम है, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। तो कह रही हैं कि क्लास ज्वाइन कर लें हमारी। जी बच्चे, इट्स अप टू यू, यू कैन लिसन द लेक्चर, आई मार्क योर अटेंडेंस, उसका मसला नहीं है, इट्स अप टू यू। ठीक है, वट एवर यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, तो अटेंडेंस की टेंशन ना लें, मेनली ये चीज़ है कि द टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। ओके। I've already told you I will record it and I will upload on YouTube. I'll share the link. ठीक है, you can listen later. If you don't get anything, just come in class next time and ask anything. I'll answer it. ठीक है, ओके।
तो हम ये बात की है, हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की। अब हमने प्रोसेस कॉस्टिंग की जब बात की थी, उसके अंदर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं। यानी कि एक ही जैसे बेवरेज है तो एक ही तरह की बेवरेज क्रिएट हो रही है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसी तरह से कोको कोला, पेप्सी, कोई भी चीज की एग्जांपल आप उठा सकते हैं, सीमेंट, फ्लोर, ब्रेक्स, ये सारी के सारे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो ओवर द पीरियड प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके अंदर कस्टमर स्पेसिफिकेशन का एलिमेंट नहीं आता। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ये दो चीजें मेन थी जो हमने पढ़ी थी, और उसमें दो न्यूमेरिकल पढ़े थे जो जनरल एंट्री की बेस के ऊपर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें है स्ट्रॉवर्ट लुफे कंपनी यूजेस अ प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स टू अप्लाई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू जॉब। वो ये बता रही है, ये कंपनी है जो कि मशीन आवर्स को एज अ पीओएचआर यूज कर रही है, ठीक है, जॉब्स के अंदर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में अप्लाई करेगी। जॉब मीन कि एक टीम एक प्रोडक्ट पे काम कर रही है, उसको नाम दे दिया गया एक जॉब का। जैसे फैक्ट्री के अंदर मल्टीपल टीम्स होती हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस कर रही होती हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट बना रही होती हैं। तो एक टीम एक प्रोडक्ट बना रही है तो उसको एक जॉब का नाम दे दिया गया, और उस जॉब को नंबर असाइन किया गया 1501। ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट की बेस ली है मशीन आवर्स। ठीक है, द कंपनी मैन्युफैक्चर टूल टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन। कंपनी जो है वो टूल्स को मैन्युफैक्चर कर रही है कस्टमर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। द फॉलोइंग डेटा पर्टेन टू जॉब 1501। डायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है 4200। अच्छा, ये जो करेंसी मेंशन है ना पी की फॉर्म में और एक लाइन ड्रॉ है, ये इसको हम कहते हैं रशियन रबल। ये रशियन रबल की करेंसी है। सो डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है 4200 रशियन रबल। डायरेक्ट लेबर ओवर वर्कड हुए हैं 300, यानी कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए लेबर्स ने 300 आवर्स की एक्टिविटी परफॉर्म की है। डायरेक्ट लेबर पर रेट ओवर है 8। ठीक है, यानी 1 घंटे का जो है वो 8 रबल आपने पे किया है अपने लेबर को। मशीन आवर्स यूज हुए हैं 200, और प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट पर मशीन आवर है 15 रबल। ठीक है, यानी कि आपने फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ लिखा हुआ है ना कि फैक्ट्री ओवरहेड में अप्लाई कर रहे हैं मशीन आवर्स को बेस लेके, जिसको पीओएचआर का नाम दिया उन्होंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने बोला व्हाट इज द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिकॉर्डेड ऑन जॉब 1501, राइट। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है इस जॉब की। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस जॉब की हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है। जी, सो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस तरह से होती है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास एक्चुअल बेसिस पे जो आ रहे हैं उनकी कॉस्ट है 4200 रशियन रबल, राइट। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, ये यहाँ पे मेंशन है डायरेक्ट मटेरियल यूज 4200। डायरेक्ट लेबर जो है वो 300 लेबर हमारे वर्क करते रहे हैं, और पर आवर लेबर रेट जो था वो 8 रबल था। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर यूज्ड कितने हुए, इसको हम 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 रबल से। ठीक है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2400 आएगा। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कि अप्लाइड बेसिस के ऊपर हम बना रहे हैं वो करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मशीन आवर्स यूज्ड हुए हैं 200। ठीक है, और उसमें पर आवर जो मशीन रेट था वो था 15 रबल। ऐसा ही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000। ठीक है, अब इन तीनों को जब हमने प्लस किया तो प्लस करने के पास हमारे पास कॉस्ट आई 9600। ठीक है, ये हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है। सिर्फ हमने इसमें टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का बताया है, जिसमें हमने प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट लिए बेस्ड ऑन द मशीन आवर्स।
इसमें मशीन आवर्स भी बता दिए और पर आवर मशीन रेट भी बता दिया, मल्टीप्लाई करके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आ गई। लेबर आवर्स भी बता दिए, पर आवर जो लेबर का रेट है वो भी बता दिया, मल्टीप्लाई किया तो लेबर की कॉस्ट आ गई। डायरेक्ट मटेरियल तो एक्चुअल बेसिस पे दिया हुआ है, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को अप्लाइड बेसिस पे कैलकुलेट किया, जिस जो हमारे पास 9600 रशियन रबल आया। क्लियर? ठीक है। आगे कुछ मुंह से बोल दिया करें, सर हिलाएंगे तो आई कैन नॉट सी यू, तो यू हैव टू स्पीक अप। ओके, all right. Okay, so job 910 was recently completed. The following data have been recorded its job cost sheet. Direct material use 3193, direct labor hours 21 labor hours, ठीक है। 21 लेबर जो है वो एक्टिविटी इस जॉब के लिए परफॉर्म करते रहे हैं। डायरेक्ट लेबर पर वेजेस पर रेट है 12 रबल पर लेबर आवर। मशीन आवर्स हैं 166 मशीन आवर्स। यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कंपनी अप्लाइज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। अगेन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में मशीन आवर्स को बेस बना के अप्लाई किया जा रहा है। द प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट इज 15 रबल पर मशीन आवर, ठीक है। और टोटल कॉस्ट दैट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द जॉब कॉस्ट शीट फॉर जॉब 910 वुड बी, ठीक है। अब जॉब नंबर उन्होंने असाइन कर दिया है, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास अगेन ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास अगर पेपर में आएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकते हैं 3-4 मार्क्स के, ठीक है, अगर इस तरह से पूछे जाएं तो डायरेक्ट लेबर है, आप डायरेक्ट मटेरियल जो यूज हो रहा है आपके पास 3193, उसके बाद डायरेक्ट लेबर यूज हो रहा है आपके पास 21 लेबर एक एक्टिविटी इस जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, पर आवर जो है वो हमारे पास 12 रबल रेट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 252। देन हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड बेसिस पे जो हम काउंट कर रहे हैं वो हमारे पास है 166 मशीन आवर्स थे, ठीक है, जिनमें से मशीन आवर रेट जो था वो हमारे पास क्या था, ये देखिए 15 रबल पर मशीन आवर। तो 15 रबल पर 166 मल्टीप्लाई 15 रबल, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 24। यू पीपल कैन कैलकुलेट योर सेल्फ। मेरा कैलकुलेटर खराब हुआ है, तो आई एम ओनली सॉल्विंग द क्वेश्चन थ्रू माय मोबाइल कैलकुलेटर, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ ना हो। 5935, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। जी, एनी क्वेश्चन बच्चे? दीज आर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ये दो बिल्कुल सिंपल थे, आगे थोड़े से हम लेंथी न्यूमेरिकल पे जाएंगे। सो इफ यू पीपल हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। या कैन वी मूव फॉरवर्ड? ओके सर, कुछ बोल दिया करें आप लोग। ओके, प्रॉब्लम ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, यू पीपल आर हियर राइट? आप लोग इधर ही है ना? यस मैम। ओके, थोड़ा कुछ बोल दिया करें, हाँ हूँ कर दें, मुझे समझ आ जाए यू पीपल आर हियर। Okay. So, moving to the next question. Problem of job order costing system. Margoob company uses job order costing system. The following information appears in the goods and process controlling account for the month of June 1993 and the company used FIFO method, ठीक है। अब ये जो कह रहे हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गुड्स एंड प्रोसेस को हम वर्क एंड प्रोसेस भी कहते हैं। वर्क एंड प्रोसेस कंट्रोलिंग अकाउंट की है, जो कि है फॉर द मंथ ऑफ जून 1993, और कंपनी फाइफो मेथड यूज कर रही है। अब आपने क्वेश्चन को सिर्फ वर्क एंड प्रोसेस के एंगल से देखना है। गॉट इट? आई रिपीट अगेन, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सिर्फ वर्क एंड प्रोसेस के एंगल से देखा जा रहा है, ठीक है।
अब उसमें उन्होंने डायरेक्ट डेबिट अकाउंट में दिया हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस है जो वर्क इन प्रोसेस का जून 1 का, क्योंकि फॉर द मंथ ऑफ जून की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फॉर द ओनली 1 मंथ इंफॉर्मेशन है ये आपके पास, 1 ईयर की नहीं है। ठीक है, तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग बैलेंस है 8000, डायरेक्ट मटेरियल है 20000, डायरेक्ट लेबर 12000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 14000 इनकर्ड ऑन अकाउंट। ठीक है, यानी क्रेडिट बेसिस पे जो इनकर्ड हो रहे हैं वो आपके 14000, और टोटल बैलेंस आपका 54000 आ गया। क्लियर? यहाँ क्रेडिट साइड पे उन्होंने बैलेंस दिया हुआ है हमारे ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री अकाउंट। यानी इसका क्या मतलब है कि वो गुड्स जो कंप्लीट हो जाती हैं और वो वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड में ट्रांसफर होती हैं, वो अमाउंट उन्होंने नहीं दी, तो ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है। वो कैसे कैलकुलेट होगी वो मैं आगे बात करूंगी। और ये जो आपके पास बैलेंस जून 30 1993 है, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बैलेंस है। दैट वाज द ओपनिंग एंड दिस इज द क्लोजिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, बेसिकली इस क्वेश्चन में एक तो ये कि आपको ना ट्रांसफरिंग टू फिनिश गुड इन्वेंट्री की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करनी है। वो कैसे कैलकुलेट होगी वो मैं बताऊंगी आपको। लेकिन उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो बैलेंस, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट है आपके पास 8500, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जो अमाउंट है इसके अंदर आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वर्क इन प्रोसेस तीनों एडिट है। आपको डिस्टिंग्विश करना है कि इस 8500 की कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, इस 8500 की कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है, और इस 8500 की कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट कितनी है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। ये जब क्वेश्चन में देख रही थी तो मैं देख रही थी कि इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन स्किप की है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दी थी, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन के बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने सेपरेटली इस नोट्स की फॉर्म में यहाँ पे हाईलाइट कर दी है कि अज्यूम करें कि जो आपके पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, स्टिल इन प्रोसेस, इसका मतलब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, assuming that the direct labor charged to the job still in process at June 1993 amounts to 2100, उन्होंने कहा है कि जो आपके पास अमाउंट है 2100 वो डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है। ठीक है, और ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब ये कि चले आपको एक अमाउंट तो मिल गई ना, एक अमाउंट तो मिल गई है, राइट? तो इसका मतलब ये कि अगर उन्होंने ये क्वेश्चन में कहा है कि डायरेक्ट लेबर को बेस बना के फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करने, तो हम पीओएचआर को कैलकुलेट करते हुए हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कैलकुलेट कर लेंगे थ्रू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो 2100 है। तो हमारे पास मटेरियल रह जाएगा। मटेरियल का क्या, मटेरियल तो इसमें से वो दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मटेरियल आ जाएगा, राइट? ऐसे ही है। तो अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी ना हो ना, तो हम सेपरेटली हाईलाइट नहीं कर सकते कि इस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट लेबर कितना आना चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल कितना आना चाहिए, और हमारे पास एफओएच कितना आना चाहिए। सो वी नीड टू नो एटलीस्ट वन इंफॉर्मेशन, जो कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने मेंशन की है। इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, देन वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है आपके पास। ऑलराइट, ओके, सो आपके पास ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है 400 और यूज फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर। यहाँ इन्होंने बता दी आपको, खुद दी जो मैं ऊपर बता रही थी ना, वो यहाँ पे इन्होंने बता दी है। उन्होंने कहा कि जो आपने फैक्ट्री ओवरहेड रेट लिया वो ओवर अप्लाइड है 400 से। ठीक है, अब आपको ये पता है कि कंपनी जब भी अपनी स्टेटमेंट्स बनाती है, जर्नल बनाती है, कुछ भी बनाती है, तो वो एस्टिमेटेड बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड की बेस पे बनाती है। सो वी विल ऐड दिस, ठीक है, वी विल ऐड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, जो इनकर्ड हुए हैं उसमें ऐड करके ही हम अपने अपने वर्क इन प्रोसेस को कैलकुलेट करेंगे। वो लेटर ऑन जो ओवर या अंडर का होता है फैक्टर, वो हम देखते हैं लेटर ऑन एंड पे जाके। ठीक है, तो इसको आपने यही समझना है कि जो एक्चुअल में इनकर्ड हुए हैं वो इसका पार्ट है। तो ये 14,000 नहीं है, 14,400 है। गॉट इट? ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा है कि हमने फैक्ट्री ओवरहेड रेट को लेना है बेस बनाते हुए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को। ठीक है, अब 90% ऑफ द कंप्लीटेड यूनिट सोल्ड ऑन अकाउंट फॉर 50,000। अब जो जितने भी यूनिट्स यहाँ पे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर कि जितने भी यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं ना, उनमें से 90% यूनिट्स सेल हुए हैं। ठीक है, और लेकिन आपकी जो सेलिंग प्राइस थी वो आपकी 50,000 थी। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये देखें कि जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना ट्रांसफर टू फिनिश गुड इन्वेंट्री की, उसका 90% जब हम लेंगे ना, तो वो अमाउंट हमारी फिनिश गुड में जाएगी या सीओजीएस में जाएगी। गॉट इट? ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस होगी, क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट ऐड होके सेलिंग प्राइस आती है, तो वो 50,000 है।
इस यू कैन टेक अ पिक्चर देन वी विल सॉल्व। अभी सिर्फ क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग मैंने दी है आपको। Just take a picture. But firstly, we need to calculate the predetermined overhead rate because we have to calculate the सेपरेट, इसको हमें सेपरेट करना है इस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को बिटवीन द डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एफओएच। ठीक है, तो उसके लिए वी नीड टू नो द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड रेट, राइट। सो जस्ट टेक अ पिक्चर एंड देन वी विल सॉल्व। यू हैव टू टेक क्लिक इट। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन बच्चे। मैंने इसकी पिक्चर ऑलरेडी ली थी, तो लेट्स सॉल्व। फर्स्टली आपको मैंने बताया कि वी विल सॉल्व द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। वी विल कैलकुलेट द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। कैलकुलेट करें हम। सो फैक्ट्री ओवरहेड रेट किस तरह से कैलकुलेट होता है? इज इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? ऐसे ही है, ऐसे ही है। फैक्ट्री ओवरहेड रेट इक्वल टू, अब फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट क्या है हमारे पास? वो अमाउंट है हमारे पास 14,000, लेकिन हमारे पास जो ओवर अप्लाइड रेट था वो 400 था। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन के अंदर जब भी कैलकुलेशन होती है वो हमारे पास एस्टिमेशन बेस्ड पे होती है। तो एस्टिमेटेड अमाउंट 14,000 नहीं थी, एस्टिमेटेड अमाउंट 14,400 थी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड ऑन अकाउंट, की एक्चुअल में जो इनकर्ड हुआ है वो ये है, लेकिन आपने एस्टिमेट 14,400 किया था। तो यहाँ पे हम 14,000 प्लस 400 को डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से वो 12,000 है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड रेट हमारे पास आ गया 120%, राइट? 120%। अब इस 120% का क्या मतलब है हमारे पास? कि डायरेक्ट लेबर का 120% जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड में अप्लाई हो रहा है, राइट? इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट लेबर का 120% हमारी फैक्ट्री ओवरहेड में अप्लाई हो रहा है। तो हमने प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट तो कैलकुलेट कर लिया, इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड रेट भी बोलते हैं। प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट बोल रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड रेट बोल रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट को देखना है, या वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, उसको सेपरेटली देखना है। अब आप देखें, आपके पास तीन चीजें होती हैं। एक आपके पास होता है डायरेक्ट मटेरियल, जिसका आपको नहीं पता, आपने कैलकुलेट करना है। एक आपके पास होता है डायरेक्ट लेबर, जिसका क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया कि आपके पास वो कॉस्ट है 2100। और एक आपके पास है फैक्ट्री ओवरहेड, राइट? अब फैक्ट्री ओवरहेड का भी बता दिया है कि हमारे पास रेट मेंशन है, तो हमने 2100 को मल्टीप्लाई करना है 120%। ठीक है, परसेंट से, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 2520। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था 8500, ये क्लियर है आपको? ठीक है, ऐसा ही है। तो 8500 में से 8500 में से जब इन दोनों को प्लस करें, आपके पास क्या अमाउंट आती है? आपके पास अमाउंट आ रही है 4620। इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ रही है 4620। इस 8500 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3880। ठीक है, ये मैं इसको रिपीट कर देती हूँ एक बार। तो इन तीनों को जब आपने प्लस किया तो आपके पास अमाउंट आ रही है 8500, विच इज, सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। यहाँ पे हमने सिंपल ये किया, डायरेक्ट लेबर की अमाउंट हमें दी थी, जो कि उसने बताया हुआ है कि स्टिल इन प्रोसेस में चार्ज की जा रही है। ये लिखा हुआ है, मैं सिर्फ उर्दू में ट्रांसलेट कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो डायरेक्ट लेबर की एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट थी, उसको बेस बनाते हुए आपने
फैक्ट्री ओवरहेड रेट पे अप्लाई किया है और उसके पास आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गया। यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, हमने एज इट इज यही किया है। 120% रेट था, अप्लाई किया, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। डायरेक्ट मटेरियल क्लियर है, जब ये दो चीजें हमारे पास हैं तो उन दोनों को अक्यूमुलेट करके डिडक्ट करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस से। रिमेनिंग अमाउंट ही हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की है, तीनों को ऐड किया तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया, जो कि ये अमाउंट है। क्लियर? सो फार क्लियर है? ये बिल्कुल Yes. ब्लैंक है? ओके, क्लियर है, ओके। अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर ना उन्होंने आपसे वो डिटेल नहीं पूछी इस तरह कि आपको स्पेसिफिक आपको कैलकुलेट क्या करना है। बट व्हेन आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चंस टू यू इन क्विज और इन पेपर, तो मैं डिटेल नीचे बताऊंगी कि आपको पहले प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट करना है नोट्स की फॉर्म में। मैं आपको बताऊंगी कि आपको वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री को सेपरेटली अलोकेट करना है बिटवीन दीज थ्री। मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी कि आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है इन इन चीजों की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर मौजूद होंगी, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इस क्वेश्चन के अंदर हम ये चीजें कैलकुलेट करेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा। अब हमें बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर जनरल एंट्रीज पास करनी है। अब देखिए, जनरल एंट्रीज मैं इन 5 चीजों की पास करूंगी। मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं जनरल एंट्री किस किस की करने जा रही हूँ। ठीक है, मैं वैसे सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ ये चीज। अब जो मैं जनरल एंट्रीज पास करूंगी वो बेसिकली जी, एक रिकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दूसरा ट्रांसफरिंग गुड्स टू फिनिश्ड गुड्स, तीसरा recording the cost of goods sold. Fourth one is recording the sale on account. Fifth one is recording actual overhead incurred. Sixth one is closing over applied फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, इन 6 चीजों की मैं जनरल एंट्री पास करूंगी, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आपके सामने ये चीजें हों। सबसे पहले हमने करना है रिकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर आप क्वेश्चन को भी साथ साथ देखें तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या थी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, राइट? यही थी ना? ऐसे ही है। और ये कहाँ जा रही हैं? ये सारी की सारी जा रही हैं आपकी वर्क इन प्रोसेस में। तो हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास रॉ मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो हमारा प्रोडक्शन में जा रहा है। वेजेस पेएबल क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो हमारा एक्सपेंस है वो भी हमारा वर्क इन प्रोसेस में जा रहा है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो अब देखें कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है आपके पास? रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 20,000, वेजेस पेएबल की कॉस्ट है आपके पास 12,000, और फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास 14,000 नहीं है, 14,400 है क्योंकि अप्लाइड बेसिस पे ले रहे हैं। इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 46,900, सॉरी 46,400। ठीक है, ये हमारी पहली एंट्री बन गई जिसको हमने नाम दिया टू रिकॉर्ड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये पहली एंट्री बन गई। सेकेंड एंट्री हमने बात की ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम फिनिश गुड। जब हम ट्रांसफर करें अपनी गुड्स को फिनिश्ड गुड्स में, तो फिनिश्ड गुड्स आपकी इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स को डेबिट करेंगे और गुड्स आपकी फिनिश्ड गुड में जब कन्वर्ट हो रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आपका वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। अब किस अमाउंट से करना है? अब आप ये देखें कि ये वो फिनिश्ड गुड्स हैं जो कि हमें इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी थी कि कितनी ट्रांसफर करें आप फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, कितने ट्रांसफर करें आप फिनिश्ड गुड्स। तो यहाँ आप अगर नोटिस करें, इसकी वर्किंग मैं यहाँ पर करती हूँ फिर मैं रिमूव कर दूंगी, कि अगर आप क्वेश्चन में नोटिस करें कि आपके पास
डायरेक्ट रॉ मटेरियल है 20,000 प्लस 12,000 आपके पास है वेजेस पेएबल प्लस 14,400 है आपके पास, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो आपके पास 46,400 आया था जो हमने कैलकुलेट किया। इस 46,400 में, ठीक है, आपने डिडक्ट करना है क्लोजिंग आपके पास वर्क इन प्रोसेस था 8500, वो आपने डिडक्ट किया तो आपके पास अमाउंट आ रही है 37,900, ठीक है। अब इस 37,900 में ऐड कर दिया बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, वो आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है ये 8,000। इस 8,000 को आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास अमाउंट आ रही है 45,900। ये सिंप्लीफाई आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो अमाउंट है 46,400 में आपने बिगिनिंग इन्वेंट्री को भी ऐड कर दिया साथ ही, ठीक है। 46,400 में 8,000 को ऐड कर दिया और 8,500 को लेस कर दिया, तो आपके पास ये 45,900 आएगी। अब ये जो 45,900 है ये आपकी बेसिकली फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री है, ठीक है। फिनिश गुड यानी ये वो गुड्स जो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गई हैं। तो 45,900 डेबिट, 45,900 क्रेडिट। इसकी समझ आई है आपको? तो इसको हम नरेशन को नाम दे देते हैं टू रिकॉर्ड द कंप्लीटेड गुड। मैम समझ नहीं आई। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। बच्चे ये देखें, हमने सेकंड बात की थी कि ट्रांसफर्ड गुड टू फिनिश्ड गुड, जो कि यहाँ पे भी हमने बताया था ये हमारा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था। क्वेश्चन को देखें अगर, तो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था। पहले हमने इसको सेपरेटली हाईलाइट किया बिटवीन दीज थ्री, ठीक है। और अब हमें ये नहीं पता था इस पॉइंट पे कि कितनी गुड्स जो है वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रही हैं, यानी कि वर्क इन प्रोसेस से कितनी गुड्स कंप्लीट हो रही हैं जो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रही हैं आपके पास। तो यहाँ पे हमें फिनिश गुड कन्वर्जन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। हमने क्या किया, हम इसने 8,000, 20,000, 12,000 और 14,400, ठीक है, ये चारों को ऐड किया, ठीक है। इस चारों को ऐड करने के बाद हमने क्या किया, इसे 8,500 को डिडक्ट कर दिया। डिडक्ट किया तो हमारे पास ये ट्रांसफर टू फिनिश गुड की अमाउंट आ गई। आप अभी कर लें, यही चीज थी। बस वो थोड़ा सा मैंने लंबा चौड़ा कर दिया काम, आपने करना यही है। ये 14,000 ही 14,400 होगा। इन चारों अमाउंट को ऐड करना है, 400 को ऐड करते हुए इसको डिडक्ट करना है, तो आपके पास फिनिश गुड की अमाउंट आ जाएगी और कोई चीज नहीं है, ठीक है, राइट। आगे मूव करें। यस मैम। ओके, सो आपके पास आ रहा है रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास, आप रिकॉल कर सकते हैं, ये एंट्रीज वही हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास डेबिट होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और आपकी जो फिनिश गुड है वो बिजनेस की डिक्रीज हो रही है, तो इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज हो रही है दूसरी साइड पे, ठीक है। तो फिनिश गुड को क्रेडिट कर दिया। अब आप ये देखें कि उस क्वेश्चन में मेंशन था कि जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 90% ऑफ द यूनिट्स कंप्लीट सोल्ड ऑन अकाउंट फॉर ₹50,000, यानी जितने यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं उसका 90% आपने सेल किया है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगा वो यूनिट्स कंप्लीशन का 90%। अब यूनिट्स कितने कंप्लीट हुए हैं ये तो हमें पता चल गया, 45,900, राइट। इतने यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं ना, फिनिश गुड वो इन्वेंट्री होती है जो कंप्लीट हो जाती है। तो हमने क्या करना है कि हमने इस 45,900 को मल्टीप्लाई करना है 0.90 से। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या अमाउंट आएगी, आप इसको चेक कर लें, क्या अमाउंट आ रही है आपके पास, 41310, 41310। आप इसको कैलकुलेट कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वो कॉस्ट है सीओजीएस की, जो इस मंथ आपने सीओजीएस को का पार्ट बनाना है कि इतनी कॉस्ट की गुड्स आपने सेल की हैं, राइट। आपकी कंप्लीशन इतनी थी लेकिन उनमें से सेलिंग 90% हुई है, तो हमने इस कंप्लीटेड गुड का 90% लिया है, तो ये सीओजीएस का पार्ट बने, राइट। उसके बाद फोर्थ एंट्री है हमारे पास रिकॉर्डिंग द सेल ऑन अकाउंट। अब सेल जो क्रेडिट पे हो रही है उन अकाउंट का मतलब क्रेडिट बेसिस पे, जो सेल्स हो रही है क्रेडिट बेसिस पे उनको हमने करना है। जब भी सेल क्रेडिट बेसिस पे करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होते हैं आपके, ऐसा ही है।
अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होते हैं, और सेल्स आपकी इनकम है, सेल जब भी इंक्रीज होती है तो इनकम क्रेडिट होती है, ठीक है। अब हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड सेल ऑन अकाउंट। नरेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। अब आपको पता है कि आपकी 45,900 की जो गुड्स हैं वो 50,000 की बेसिकली जो भी आपकी यूनिट्स कंप्लीटेड थे या यूनिट सेल थे, वो आपकी 50,000 में सेल हुई हैं। तो 50,000 से आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर देंगे। आप जो कॉस्ट पे बना रहे हैं उसी पे तो सेल नहीं करेंगे, वरना तो बिजनेस का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। प्रॉफिट पे सेल करेंगे तो जो डिफरेंस है वो वैसे ही आपको पता है आपका प्रॉफिट है, ठीक है। फिफ्थ एंट्री हमारी है रिकॉर्डिंग एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड। एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड कितना हुआ है हमारा 14,000, जबकि हमारा एस्टिमेटेड था 14,400। तो अब एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड की एंट्री करें हम, तो वो क्या होगी एंट्री हमारे पास, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द फर्म्स अकाउंट पे लाइबिलिटी बेसिस पे करती हैं, तो अकाउंट पेएबल को क्रेडिट कर देंगी। तो 14,000 से हमने अपने ओवरहेड एक्सपेंस को इंक्रीज किया, लाइबिलिटी को भी इतनी अमाउंट से इंक्रीज कर दिया, ठीक है, टू रिकॉर्ड द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने कहा है कि क्लोजिंग ओवरहेड अप्लाइड की आपने एंट्री पास करनी है, 6 एंट्री। तो इसमें आपको पता है कि जब भी ओवरहेड अप्लाइड होता है तो हम अपने सीओजीएस को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, सीओजीएस को डिक्रीज करते हैं। तो यहां पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, और ओवरहेड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से, 440, सॉरी 400। क्लोजिंग एंट्री ऐसे पास करते हैं ना, हमने क्या बताया था, हमने जो ओवरहेड अप्लाइड है उसको बेसिकली हमने सीओजीएस को डिक्रीज करना होता है। तो क्लोजिंग एंट्री इस तरह से होगी कि सीओजीएस को हम डिक्रीज कर देंगे एक्सपेंस को, क्योंकि हमने एस्टिमेट ज्यादा किया जबकि एक्चुअल में 400 कम कॉस्ट इनकर्ड हुई है। तो सीओजीएस को डिक्रीज करना है, क्लोजिंग के लिए ओवरहेड अप्लाइड को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। तो हम इसको टू क्लोज द ओवरहेड applied factory overhead, to close the over applied factory overhead। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ ले मुझसे, मैं आपको 2-3 मिनट दे रही हूँ। हमने सवाल क्या किया था, हमने सवाल के अंदर सबसे पहले प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट कैलकुलेट किया, देन हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को सेग्रीगेट किया बिटवीन दीज थ्री, और हमने उसके बाद जनरल एंट्री पास की। और ये नोट्स की फॉर्म में क्वेश्चन में डिस्क्राइब्ड होगा that you are supposed to do this thing in this given question। क्लियर, कुछ तो बोल दें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. ओके, परफेक्ट, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये समझ आ गई है तो आगे वाले क्वेश्चन भी आपके लिए सम इजी होंगे। अच्छा, इनके आंसर्स पर मत जाइएगा, मैंने जानबूझ के ये आंसर्स डाले हैं, लेकिन इनके आंसर्स पे इसलिए मत जाइएगा कि कुछ क्वेश्चंस आगे हैं जिनमें उन्होंने कैलकुलेशन गलत की हैं। यानी कि जहाँ पे 14,200 लिखना चाहिए वहाँ पे उन्होंने 14,000 लिखा हुआ है, जहाँ पे उन्हें 16,700 लिखना चाहिए वहाँ इन्होंने 16,000 लिखा है। कैलकुलेशन नीचे ठीक आ रही है लेकिन इनकी वैल्यू कुछ कुछ जगहों पे गलत आ रही है, सो यू पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो मेरा यही पर्सनल मूड है कि मैं इनको डिलीट कर दूं आंसर्स को, और जो शीट होगी ना सिर्फ शीट के आंसर्स को आपने देखना है। अच्छा, यहाँ पे ना उन्होंने वर्क इन प्रोसेस का वो भी बनाया, लेजर भी बनाया। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने डिमांड किया की हुई होगी वो चीज, अगर इन्होंने ये सॉल्व की है ना तो फिर क्वेश्चन के अंदर डिमांड भी होगी। अब ये गुड्स इन प्रोसेस का मतलब यही है वर्क इन प्रोसेस। अब वर्क इन प्रोसेस का सिंपल यहीं से बता देती हूँ, जैसे कि ये वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज थ्री, रॉ मटेरियल, वेजेस पेएबल और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, ठीक है। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इन तीन चीजों को बता दिया है कि वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज थ्री थिंग्स। और आपके पास क्वेश्चन में ये देखें कि बैलेंसिंग फिगर थी, जो बैलेंस ओपनिंग फिगर थी 8,000, तो यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस कैरी डाउन हो रहा है 8,000 से, ठीक है। अब क्वेश्चन को अगर आप इसको देखें, यहाँ पे आपके पास वर्क इन प्रोसेस
ये वर्क इन प्रोसेस गुड्स इन प्रोसेस क्रेडिट हो रहा है फिनिश गुड की वजह से 45,900, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट किया है बिकॉज ऑफ फिनिश गुड, ट्रांसफर टू फिनिश गुड, ठीक है। और रिमेनिंग जो डिफरेंस होगा वो उन्होंने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में डाल दिया है, जो एक्चुअल में आपका इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ रहा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ उन्होंने वर्क इन प्रोसेस का लेजर बनाया है, और लेजर बनता है बेस्ड ऑन द जर्नल। तो जर्नल के अंदर जहां जहां वर्क इन प्रोसेस आ रहा है उसकी बेसिस के ऊपर आपने उसको डेबिट या क्रेडिट करके बैलेंसिंग फिगर निकाल देनी है, जो कि एग्जैक्ट यही आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी 8500 की। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, शेख सन यूजेस अ जॉब ऑर्डर कॉस्ट अकाउंटिंग, फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज टू इंडिविजुअल जॉब थ्रू द यूज ऑफ प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। ये क्लियर है, उन्होंने कहा है कि प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट की बेसिस के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अप्लाई करेंगे बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बेस बनाते हुए, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अपीयर इन कंपनी गुड्स इन प्रोसेस यानी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून। तो जून के मंथ की वर्क इन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन की। डेबिट बैलेंस है आपके पास वर्क इन प्रोसेस का 8300, रॉ मटेरियल 12,000, डायरेक्ट लेबर 9,000, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू जॉब एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड भी उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने कहा है जो अपने डायरेक्ट लेबर को परसेंट अप्लाई करते हुए, परसेंटेज अप्लाई करते हुए आपने कैलकुलेट किया वो है 11700, ठीक है। क्रेडिट टू अकाउंट यानी कि आपकी जो फिनिश गुड की इन्वेंट्री कंप्लीट हुई है जो गुड्स वो हैं 32,000 की। प्रीवियस क्वेश्चन में उन्होंने नहीं दिया था, हमें कैलकुलेट करना था। हमने क्या किया था, हमने इन सब चीजों को ऐड किया था, ओवर अप्लाइड की कॉस्ट को भी ऐड करते हुए, और हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को डिडक्ट किया था, तो हमारे पास फिनिश गुड इन्वेंट्री आ गई थी जिसकी हमने जनरल एंट्री पास की थी। यहां पर उन्होंने हमें फिनिश गुड इन्वेंट्री ऑलरेडी दे दी है कि इतनी हम वर्क इन प्रोसेस की जो गुड्स थी वो कन्वर्ट हो रही है फिनिश गुड में, जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं फिनिश गुड में, ठीक है। तो ये वाली इन्होंने अमाउंट दे दी है। रिमेनिंग वर्क इन प्रोसेस जो पार्शली कंप्लीटेड गुड्स थी वो 9,000 की थी, यानी ये कंप्लीट नहीं हुई थी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ पीरियड, ठीक है। रिक्वायरमेंट में ये सारी चीजें आ रही हैं, रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं वन बाय वन करके देखेंगे ताकि आपके लिए भी इजी हो। सबसे पहले उन्होंने कहा कंप्यूट द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड एप्लीकेशन रेट used by the company. POHR find out करना है पहले. Assuming that the direct labor charged to this job still in process at June 30 amount to rupees 2400. यहाँ उन्होंने बता दिया कि जो वर्क इन प्रोसेस की टोटल क्लोजिंग अमाउंट है विच इज 9,000, उसके अंदर आपकी डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट चार्ज की जा रही है वो 2400 है, यानी 9,000 में से 2400 जो है वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अल्टीमेटली फैक्ट्री ओवरहेड आप किस तरह करेंगे, आप जो भी रेट आप फाइंड आउट करेंगे उसको उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफओएच आ जाएगा। एंड द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल बाकी दोनों को ऐड करके आप टोटल बैलेंसिंग फिगर से डिडक्ट कर देंगे, मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी विच हैव बीन चार्ज टू दिस जॉब एज ऑफ जून 30, ठीक है। तो ये दोनों वही चीजें हैं जो अभी हमने सॉल्व किए हैं, सो दैट इज रियली वेरी इजी फॉर यू, ये हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रिपेयर जनरल जर्नल एंट्रीज टू समराइज। जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सिंपल जो हमने पहली जर्नल एंट्री बनाई थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की, जिसमें हमने वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया था, मटेरियल लेबर और ओवरहेड को क्रेडिट किया था जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज हो रही थी। फिर ट्रांसफर टू प्रोडक्शन कंप्लीटेड गुड जून टू फिनिश गुड इन्वेंट्री, यानी कि प्रोडक्शन से फिनिश गुड में जो कन्वर्ट हो रही है उसकी जनरल एंट्री पास की थी जिसमें फिनिश गुड टू वर्क इन प्रोसेस किया था, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कैश सेल्स ऑफ 90,000 ऑफ मर्चेंडाइज कंप्लीटेड ड्यूरिंग जून, a total sale price of rupees 46,500. Show the related cost of goods sold in separate journal entry. यहाँ तो उन्होंने हर चीज को स्पेसिफाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आपकी मोस्टली कैश सेल्स हुई है 90% की गुड्स की, जो कंप्लीट हुई है गुड्स आपकी, यानी जो फिनिश गुड होगा उसका 90% लेंगे तो वो हमारे पास सीओजीएस डेबिट हो जाएगी और फिनिश्ड गुड क्रेडिट हो जाएगी, राइट। तो ये हमारी सीओजीएस की जो उन्होंने कहा यहाँ सेपरेट एंट्री बन जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा सेल प्राइस हमारी 46,500 की थी, तो ये हमारी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स हो जाएगा 46,500 से। तो इट्स रियली वेरी सिंपल। आप ट्राई करना चाह रहे हैं इसको खुद से?
वैसे आप लोग कर सकते हैं, अगर आप क्लास में होते ना तो मैं आपको करवाती। सेम वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ऑलराइट। So the first part is that we have to compute the predetermined overhead application rate. All right. Okay. So predetermined overhead rate find out करना है, तो हम factory overhead rate भी इसको कहते हैं। तो first part will be factory overhead rate or predetermined overhead rate. Right. All right. तो सेम वही चीज है, फैक्ट्री ओवरहेड रेट इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बेस आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी, मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही है। तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट आ जाएगा आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट की, आपके पास क्वेश्चन को देखें, अप्लाइड बेसिस पे है 11700। 11700 को डिवाइड करेंगे, ये है ठीक है। और 11700 को डायरेक्ट लेबर से डिवाइड किया 9000, मल्टीप्लाई किया 100, तो आपके पास क्या आ गया 130%। 130% आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड रेट है, ठीक है। सेकंड हमने पहला कर लिया पार्ट। बी पार्ट है अज्यूमिंग डायरेक्ट लेबर चार्ज टू जॉब स्टिल इन प्रोसेस सेट जून 30 अमाउंटिंग टू रुपीज 2400, ठीक है। तो हमने आप बताना है कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी चार्ज की जाएगी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में। यही उन्होंने लिखा हुआ है, इसको पढ़ भी सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कैलकुलेशन फॉर इन एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ गुड इन प्रोसेस। इसके अंदर हमारे पास देखें, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है टोटल। आप बेशक इस तरह से करें या जिस तरह हमने पहले किया है, ये आपकी मर्जी है, हम वैसे ही कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उन्होंने दी हुई है क्वेश्चन में, वो हमारे पास है 2400, ऐसा ही है। अब जो हमारे पास एफओएच अप्लाइड बेसिस पर दिए गए हैं, वो हमने 130 निकाला था, तो 2400 का 130% लेंगे तो आपके पास अमाउंट, ऑब्वियस सी बात है कि 2400 से ज्यादा आएगी, 30% अबव है, वो आ रही है आपके पास 3120, राइट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास क्या अमाउंट आ रही है, चेक करें क्या अमाउंट आ रही है। आपके पास आ रही है 5520, अब चेक कर लीजिएगा। तो 9000 जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस से माइनस करेंगे 5520, यू पीपल कैन कैलकुलेट योर सेल्फ। तो इसको अगर आपने डिडक्ट किया तो आपके पास क्या अमाउंट आ रही है 3480। तो इन तीनों को प्लस किया तो अगेन हमारे पास 9000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट आ गई। एनी क्वेश्चन, वही चीज है, कोई चीज डिफरेंस नहीं है उसमें। सिर्फ आपने इसके अंदर बस आपको एक चीज का पता होना चाहिए, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। अब उन्होंने कहा है सी पार्ट में कि आपको जनरल एंट्रीज बनानी है, और जनरल एंट्री किन किन चीजों की बनानी है उन्होंने एक एक पॉइंट को लिस्ट डाउन कर दी है, ठीक है। सो थर्ड पार्ट इज टू मेक द जनरल एंट्रीज। अब जनरल एंट्री सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बनेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की जो जनरल एंट्री बनेगी उसके अंदर
वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता है आपका, और आपके पास रॉ मटेरियल क्रेडिट हो रहा है, वेजेस पेएबल क्रेडिट हो रही हैं, और आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड बेसिस पे क्रेडिट हो रहा है। रॉ मटेरियल के क्या कॉस्ट है आपके पास, ये देखें 12,000, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 9,000, ठीक है, और आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है 11,700, ठीक है। इन तीनों को प्लस किया तो आपके पास क्या अमाउंट आई, 32,700, राइट, यही आ रही है ना। तो इसमें लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, आप इसको नरेशन दे सकते हैं। सेकंड आपके पास एंट्री है, उन्होंने लिखा हुआ है द ट्रांसफरिंग ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीटेड गुड्स ड्यूरिंग जून टू द फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट। उन्होंने कहा है कि जो आपकी प्रोडक्शन से फिनिश गुड में इन्वेंट्री कन्वर्ट हो रही है कंप्लीट होके, उसकी एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये होती है तो हम फिनिश गुड आपकी इंक्रीज हो रही है, फिनिश गुड्स डेबिट, और वर्क इन प्रोसेस से कन्वर्जन हो रही है ना, तो वर्क इन प्रोसेस आपकी क्रेडिट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यू डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू बिकॉज इट्स ऑलरेडी गिवन। फिनिश गुड इन्वेंट्री 32,000 है, तो सिंपल आप 32,000 को यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इट वाज नॉट मेंशन, दैट्स व्हाई वी हैड टू कैलकुलेट दिस थिंग, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड एंट्री है वो है द कॉस्ट सेल्स ऑफ 90% ऑफ मर्चेंडाइज कंप्लीटेड गुड्स, अ टोटल सेल प्राइस ऑफ ₹46,500। दो एंट्रीज बनेगी यहाँ पे आपके पास। सबसे पहले तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री करनी है, जो कि 90% आपकी जो फिनिश गुड थी वो आपकी COGS में कन्वर्ट हुई हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा, और आपके पास फिनिश्ड गुड क्रेडिट होंगी। इस फिनिश गुड का 90%, 32,000 का 90%, ठीक है। 0.90 से मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करती हूँ, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी बच्चे 28,800, 28,800, राइट। तो फोर्थ पॉइंट है आपके पास सेलिंग की, सेल्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने। अगेन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल वैसे उन्होंने कहा है कि मेजरली कैश सेल्स हैं, आप चाहे कैश भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको अकाउंट रिसीवेबल लिख रही हूँ, क्वेश्चन के अंदर भी अकाउंट रिसीवेबल से उन्होंने किया है, बट इट मेक्स सेंस इफ यू मेक द एंट्री विद कैश सेल्स, तो दैट कैश अकाउंट डेबिट, तो दैट इज आल्सो वेरी फाइन, ठीक है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है आपका, तो यहाँ पे लिख रहे हैं सेल्स ऑन अकाउंट या कुछ भी लिख लें, ठीक है, जो भी नरेशन बन रही है इसकी। तो आपके पास आ रही है 46,500। तो ये 4 एंट्रीज उन्होंने मांगी थी, ये कंप्लीट हो गई हैं। जी, सवाल, कोई सवाल, कोई जवाब जानना चाहे, कोई सवाल करना चाहे, कुछ भी। हाँ जी, क्लियर। मैम इसका नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा? नहीं, आई विल लेट यू नो लेटर, डोंट बी वरी, यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट इट। अभी फिलहाल इस पे फोकस करें, क्योंकि इससे पहले हमने कुछ और न्यूमेरिकल्स भी किए, उनका तो क्विज नहीं हुआ ना, तो पहले मैं उनको देखूंगी। यस मैम। हाँ, समझ आ रही है ना, ये जरूरी है, समझ आनी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, आगे मूव करें। किसी का कुछ सवाल है तो हैंड रेज कर लें, ये हैंड रेज का भी ऑप्शन है, यू पीपल कैन रेज योर हैंड। ओके, आगे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सनशाइन कंपनी यूजेस अ जॉब ऑर्डर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अब उन्होंने कहा कि मार्च मंथ की इंफॉर्मेशन गिवन है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं,
परचेज अ डायरेक्ट मटेरियल ड्यूरिंग अ मंथ अमाउंटिंग टू रुपीज 59,700। अच्छा, ये बेसिकली ना यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखिए उन्होंने कहा जनरल एंट्रीज बनानी है फॉर ईच ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग द सीओजीएस एंड द क्लोजिंग फैक्ट्री ओवरहेड। यू पीपल विल डू इट, आई विल नॉट डू इट माई सेल्फ। This question you people will do it. I'll give you 15 minutes, sharp 15 minutes, and after 15 minutes you people have to send me the picture through CR. ठीक है? I will only explain and you have to solve, and then I'll check out. Okay, so purchases of direct material during the month amounting to rupees 59,700 on account. यहाँ पे आप परचेजिंग की एंट्री करेंगे, क्रेडिट बेसिस पे परचेजिंग हो रही है। मटेरियल एक्वायर करें इशू बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मंथ टोटल 56,200 मटेरियल इशू करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, उसके बाद टाइम कार्ड्स ऑफ डायरेक्ट लेबर वर्कर्स शो टू 2,000 आवर वर्कड ऑन वेरियस जॉब ड्यूरिंग द मंथ फॉर टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर उन्होंने ये तो बताया कि 2,000 लेबर आवर्स कलेक्टिवली परफॉर्म हुए हैं, लेकिन उनकी टोटल कॉस्ट भी बता दी है। ठीक है, ठीक है, तो आप चाहें तो इसको पर आवर कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। 30,000 को जब डिवाइड करेंगे ना 2,000 से, तो पर आवर कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। एक्चुअल वर्कर वर पेड रुपीज 26,300 इन मार्च। ठीक है, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट फॉर द मंथ अमाउंटिंग 34,900। overhead is applied to job at a rate of rupees 18 per direct labor hour. Job with total accumulated cost 116,000 were completed during the month. On March 31st, finished good inventory was valued at 22,000 and during March finished goods were sold for 128,000 on account. कर सकते हैं या नहीं? कोशिश करेंगे? हाँ हूँ, कुछ तो बोले। Yes, ma'am. करेंगे कोशिश, चलें करें। 5-7 मिनट में दे रही हूँ, फिर मैं कराती हूँ आपको।
ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि फिर ऐसे में डिपेंडेंट रही आप पे तो मुझे नहीं लगता इतना होने वाला है। आई जस्ट वांटेड कि आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर लें। जिस बच्चों ने किए तो उनका ही फायदा है उनका इसमें। चलें we only have to pass the general entries, right? तो जनरल एंट्रीज अगर आप देखें, पहली आपकी जनरल एंट्री है कि परचेसेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ड्यूरिंग द मंथ अमाउंटिंग टू ₹59,700। जब भी आप जनरल एंट्री पास करते हैं तो आप ये देख लें कि कितने टाइम पीरियड की कर रहे हैं, उस हिसाब से भी आपने देखना होता है। ये आप मंथ ऑफ मार्च की कर रही हैं, राइट? तो मंथ ऑफ मार्च में आपने ये देखना है कि एक मंथ की आपकी जनरल एंट्री पास हो रही है, ऐसे ही है। तो अब आपने डायरेक्ट मटेरियल को परचेज किया है और ऑन अकाउंट परचेज किया। ऑन अकाउंट का मतलब क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है? तो यहाँ पे मटेरियल, रॉ मटेरियल लिख लें, मटेरियल लिख लें, मटेरियल को डेबिट करेंगे और आप अकाउंट पेएबल को क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट से? 59700, 59700, ठीक है? नरेशन दे दीजिएगा खुद से। और उसके बाद परचेजेस, मटेरियल परचेज जो आपने किया था वो इशू कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ड्यूरिंग द मंथ, टोटल टू ₹56,200। जब भी मटेरियल जो रिक्वायर मटेरियल होता है वो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करते हैं, तो ये प्रोडक्शन के पास जब जाता है तो उसको हम कहते हैं, कन्वर्जन प्रोसेस को कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। तो यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे, ठीक है? और मटेरियल क्योंकि आपके अकाउंट से वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट यानी प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के पास जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है कितनी अमाउंट से? 56,200, 56,200, ठीक है? सी एंट्री आपकी बनेगी टाइम कार्ड्स ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स शो 2000 आवर्स। अब ये बता रहे हैं कि जो एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 2000 आवर्स लगे हैं ऑन वेरियस जॉब ड्यूरिंग द मंथ, फॉर टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 30,000 है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी क्या है? 30,000। अब आप हमने एक जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का एक वो फ्लो ऑफ कॉस्ट पढ़ा था, उसके अंदर हमने बोला था कि कॉस्ट इनिशिएट आपकी तब होती है जब आपका लेबर और आपका फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जाता है। तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर दोनों चीजें जाती हैं तो उनको हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। उसको रिकॉल करें, इसीलिए इसके हेड को हम वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इस तरह से बोल के उनको उनको डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि जो आपके लेबर्स हैं वो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे और वेजेस आपने पे करनी है, वेजेस पेएबल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? वर्क परफॉर्म होने के बाद वेजेस पे की जाती है ना, 30,000। उसके बाद डायरेक्ट वर्कर वर पेड ₹26,300 इन मार्च। आपने वर्कर को पे किया है इतनी अमाउंट से, ठीक है? अब जब पे कर दिया आपने तो इसका मतलब ये कि जो वेजेस पेबल की लाइबिलिटी थी वो डिक्रीज होगी आपकी, ठीक है? और आप जिस भी सोर्स से पे करें, उन्होंने सोर्स नहीं लिखा, कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से? 26,300। उसके बाद एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट फॉर द मंथ अमाउंटेड टू ₹34,900। ये एक्चुअल ओवरहेड की कॉस्ट इनकर्ड हुई है, ठीक है? जब एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड होती है तो हम लिखते हैं कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो रहा है और आपके पास अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से? 34,900। उसके बाद ओवरहेड इज अप्लाइड टू जॉब एट अ रेट ऑफ ₹18 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब आप ये देखिए, उन्होंने कहा है कि जो ओवरहेड अप्लाई किया है ना आपने अप्लाइड बेसिस पे, उसका रेट था ₹18 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब आप देखें कि लेबर ने कितना परफॉर्म किया है, 2000 लेबर परफॉर्म हुए हैं, 2000 आवर लेबर ने परफॉर्म किया है, ठीक है? ऐसा ही है। और पर आवर रेट था 18, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, क्योंकि आप अप्लाइड बेसिस के ऊपर
वो कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट करते हैं। तो उसकी वजह से वर्क इन प्रोसेस आपका उतनी अमाउंट के साथ डेबिट होगा और वो जो कॉस्ट होगी फैक्ट्री ओवरहेड की अप्लाइड बेसिस पे वो ट्रांसफर होगी वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास ओवरहेड रेट 18 रुपी था और लेबर्स ने परफॉर्म की एक्टिविटी 2000 आवर लेबर का था 2000 आवर। ठीक है, और पर लेबर कॉस्ट है आपकी 18 रुपीज। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 36,000। इसको देख लें बच्चे, कैलकुलेशन चेक कर लें। 36,000 ठीक होनी चाहिए कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद jobs with total accumulated cost of rupees 116,000 were completed during the month। अब ये जो accumulated cost है इसकी जॉब की वो कंप्लीट हो चुकी है ड्यूरिंग दिस मंथ। तो जब जॉब कंप्लीट होती है तो हम कहते हैं उसको फिनिश गुड कि वो कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिनिश गुड को डेबिट करते हैं और वर्क इन प्रोसेस को अमाउंट से क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट फिनिश गुड इन्वेंट्री में जा रही है, फिनिश गुड अकाउंट में जा रही है। 116,000 116,000। ठीक है, each on March 31st finished good inventory was valued at rupees 22,000। यानी यहाँ पे उन्होंने क्या है कि क्लोजिंग जो फिनिश गुड इन्वेंट्री है वो आपकी 22,000 की थी, विच मीन्स कि आपकी गुड्स तो प्रोड्यूस हुई हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो 1,16,000 की, लेकिन उनमें से कुछ गुड्स जो हैं वो आपकी क्लोजिंग फिनिश गुड का पार्ट थी, यानी वो सीओजीएस का पार्ट नहीं बनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सीओजीएस की एंट्री बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री क्रेडिट। कितनी अमाउंट से आप ये देखें कि 116,000 की गुड्स आपकी बन चुकी थी, जिनमें से 22,000 की जो गुड्स थी वो बेसिकली आपकी इन्वेंट्री का रिमेन पार्ट रही हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 94,000। अब ये 94,000 की आपकी सीओजीएस की गुड्स यानी कि सीओजीएस का पार्ट बनी है, ये गुड्स सेल हुई हैं आपकी। ठीक है, और लास्ट है ड्यूरिंग मार्च फिनिश गुड वर सोल्ड फॉर रुपीज 128,000 ऑन अकाउंट। क्रेडिट बेसिस पे आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे अगेन अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 128,000 से। ठीक है, एनी क्वेश्चन? कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। हमने जो भी एंट्रीज थी उनकी जनरल एंट्री सिंपली पास की हैं। तो जो चीज वर्क इन प्रोसेस में आनी चाहिए थी वो वर्क इन प्रोसेस के साथ डेबिट की, जो हमारी आनी चाहिए थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो उसके साथ डेबिट की है। सो एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। ऑलराइट, आगे मूव करें। मैम ये जॉब और कॉस्टिंग में सिर्फ एंट्रीज पास करनी है? उन्होंने लिखा है ना, उन्होंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में मेंशन होती हैं सब चीजें। उन्होंने लिखा है रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द क्लोजिंग फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। उन्होंने ये चीज मेंशन की है, तो जो चीज उन्होंने मेंशन की है वो हमने करनी है। क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायरमेंट में चीज मेंशन होगी वो आपको करनी है। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं बच्चे। ऑल राइट, तो so the problem of manufacturing accounting, Maruf Manufacturing Company showed beginning and ending inventory balancing for rupees for 1992। अब उन्होंने कहा कि कंपनी है जो कि आपके पास बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री के बैलेंस बता रही है, ईयर इज 1992। इन्वेंट्री आपके पास जनवरी 1 की है ये और दिसंबर 31 की है ये। सो मटेरियल 26 30, वर्क इन प्रोसेस 12 9, फिनिश गुड 39 35। ठीक है, 1000 को राउंड ऑफ करके बता रही हूँ। सो द अमाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर to the account used in recording manufacturing cost are summarized below। So accounts आपके पास हैं डेबिट और क्रेडिट एंट्री के साथ। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थोड़ी सी अमाउंट इधर उधर हुई है लेकिन समझ आ रही है।
मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपके पास डेबिट एंट्री के साथ है 2 लाख और क्रेडिट के साथ है 19,800। ठीक है। डायरेक्ट लेबर आपके पास 60,000 और क्रेडिट के साथ 68,000। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है आपके पास 85,000 और क्रेडिट के साथ 85,000। ठीक है। गुड्स इन प्रोसेस आपके पास नहीं है, फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री आपके पास नहीं है। ठीक है। तो अब उन्होंने रिक्वायरमेंट में मेंशन क्या किया है कि कंप्यूट द अमाउंट फॉर 1992। क्या क्या कंप्यूट करना है आपने? डायरेक्ट मटेरियल परचेज, पहले आपने बताना है कि मटेरियल कितना परचेज किया आपने। ठीक है। फिर आपने बताना है डायरेक्ट मटेरियल यूज, यानी ये वो चीज नहीं करते, ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाता है, देन आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड आता है, तो ये वो चीज है। ठीक है। डायरेक्ट लेबर पेरोल पे ड्यूरिंग द ईयर, कितना आप लेबर की वेजेस पे कर रहे हैं वो आपने थर्ड पॉइंट पे बताना है। फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टोटल टू यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या आ रही है, जितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं उनकी। ठीक है। द ईयर एंड फिफ्थ है द ईयर एंड लाइबिलिटी फॉर डायरेक्ट वेज पेएबल। ईयर एंड लाइबिलिटी क्या है आपकी, जो वेजेस पेएबल की। द ओवरहेड अप्लाइड एप्लीकेशन रेट, overhead application rate assuming the overhead cost are applied to unit manufacturing in proportion to direct labor cost। ये देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, इतनी टेक्निकल चीज होगी, जब हम इसको करने शुरू करेंगे एक एक लाइन में चीज हो रही होगी। ठीक है। तो इतनी वो परेशानी वाली बात नहीं है। So total manufacturing cost debited to cost in process inventory, total manufacturing cost, ठीक है, वो भी cost of goods sold ये भी बतानी है, prepare statement of cost of goods sold for 1992। Take a picture of this question। Just take a picture and let me know। All right। Okay students, so let's get started। First point was that we had to calculate the direct material purchased। ये आपको पता है कि जो फर्स्ट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में कोई बता सकता है? सिंपल गिवन है, वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल परचेज कहाँ क्या कितनी अमाउंट आ रही है? मैम 200,000। एग्जैक्टली कैसे बच्चे? मैम परचेजेस गिवन है। परचेजेस गिवन है और क्वेश्चन के अंदर जो डेबिट अमाउंट होती है इसका मतलब कि आपकी इन्वेंट्री उससे इंक्रीज हो रही है, ये इसका एनालिसिस है सिंपल। तो डायरेक्ट मटेरियल जो परचेज्ड है वो 200,000 के साथ गिवन है। सेकंड पॉइंट इज डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड हमें कैलकुलेट करना है। एक बच्चा खाली फोकस्ड है। डायरेक्ट मटेरियल यूज कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहले आप ये देखें कि रॉ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितनी है मटेरियल की? 26,000। ऐड करेंगे परचेजेस को, वो है 2 लाख। इनको प्लस किया तो आपके पास वैल्यू आ रही है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, 2,26,000। देन आप लेस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल को, वो है आपके पास क्वेश्चन में 30,000। ठीक है जी। इसको डिडक्ट किया, आपके पास वैल्यू आ रही है 196,000। So that is your direct material used or raw material used। ठीक है। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है, हमने ये कैलकुलेट करना था डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। अब थर्ड पॉइंट क्या है उनका? उन्होंने कहा है कि आपने डायरेक्ट लेबर पेरोल पेड बताना है। डायरेक्ट लेबर पेरोल पेड। ठीक है। पेरोल वेजेस को कहते हैं।
डायरेक्ट लेबर पेरोल पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या अमाउंट है, कितनी पे की है आपने अमाउंट? 60,000। 60,000 एग्जैक्टली। डायरेक्ट लेबर की जो अमाउंट है आपकी वो है 60,000, ठीक है। जबकि आपकी प्रोडक्शन में कितनी यूज हुई है? प्रोडक्शन में कितनी यूज हुई है? 68। 68,000, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टोटल टू यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। कितनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यूज हुई है यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए? तो वो हम लिखते हैं 68,000, ओके, राइट, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट इज द ईयर एंड लाइबिलिटी फॉर डायरेक्ट वेज पेएबल। ईयर एंड लाइबिलिटी आपकी क्या है फिफ्थ पॉइंट की? 8,000। एग्जैक्टली, ठीक है। आप दोनों का डिफरेंस जब लेंगे कि आपने जो पे किया और जितना रिमेनिंग है वो आपका 8,000 जो है ईयर एंड लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका फिफ्थ के बाद द ओवरहेड एप्लीकेशन रेट। ओवरहेड एप्लीकेशन रेट यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट, ठीक है, वो आपने फाइंड आउट करना है। वो आपके पास फॉर्मूला है उसका, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। एफओएच रेट आ जाएगा आपके पास। फैक्ट्री ओवरहेड रेट की अमाउंट क्या है आपके पास क्वेश्चन में देखें? 85। 85। 85,000। बिगिनिंग और एंड, हाँ आपके पास डेबिट और क्रेडिट दोनों में वही है। फैक्ट्री ओवरहेड इज 85,000 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है आपके पास? मेंशन है क्वेश्चन में 60। 60,000। 68। 68 बच्चे, इस पूरे मंथ की जो टोटल प्रोडक्शन के लिए लेबर कॉस्ट यूज हुई है वो 68 हुई है, जिनमें से 60 आपने पे की थी और 8,000 पेंडिंग था, लेकिन यूज तो आपकी 68 हुई है ना। ऐसे ही है, तो टोटल कॉस्ट तो आपकी 60 नहीं है, 68 है, ठीक है। तो पीरियड के दरमियान में यानी ये मंथ के दरमियान में जो भी कर लें आप, अपने ये रियलाइज की थी, लेकिन एक्चुअल में आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 68 है। तो 68,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड रेट आ गया। इसको अगर आप करें तो आपके पास आ रहे हैं 125%। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 6 पॉइंट भी क्लियर है। 6 के बाद 7th पॉइंट था टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डेबिटेड टू गुड्स एंड प्रोसेस इन्वेंट्री, ठीक है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डेबिटेड टू गुड्स एंड प्रोसेस इन्वेंट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एफओएच आते हैं, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखनी है, ठीक है। हमने कैलकुलेट करनी है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, हमारे पास आता है डायरेक्ट लेबर और हमारे पास आता है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि आपके पास डायरेक्ट मटेरियल क्या आ रहा है, कोई बता सकता है? डायरेक्ट लेबर, ये देखें डायरेक्ट लेबर तो आपके पास आ रहा है 68,000, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल क्या आ रहा है, कोई बता सकता है मुझे? 196,000। 196, ये जो हमने मटेरियल यूज किया है, जो हमने कैलकुलेट किया है 196। और फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कोई बता सकता 85। है? 85,000। ये सारी की सारी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो इनमें से कुछ भी आपको करने की, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं, सिर्फ उन्होंने कहा है कि आपने इन इन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, ये कुछ चीजें जो आपने कैलकुलेट करनी है। तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 34,900।
ये आपके पास आ गई है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, राइट, ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास 8th पॉइंट क्या है? ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक सेकंड बच्चे रुकिएगा, जस्ट अ मिनट। ख्याल से इन्होंने क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व किए। अच्छा, इसको मैं देख लूंगी, अगर इसको जहां से मैंने ड्राइव किया ना, इसके अंदर मजीद कोई कैलकुलेशन हुई तो आई चेक आउट। फिलहाल क्वेश्चन उन्होंने यहीं तक सॉल्व किया है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक। तो हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। So accounting record of Aladdin Manufacturing Company include the following information relating to the year end December 31st 1996। अब उसमें मटेरियल उनके पास ओपनिंग और ईयर एंडिंग का आ रहे हैं, गुड्स वर्क इन प्रोसेस भी है, फिनिश गुड्स भी हैं आपके पास। ठीक है, 95,000 108,000, जिसमें 5,000 यूनिट्स पे उन्होंने बताया कंसिस्ट। रॉ मटेरियल परचेजेस भी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी है, फैक्ट्री ओवरहेड भी है। इसमें आपने क्या बताना है? द कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट। अब ये बेसिकली आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग पे अप्लाई हो रहा है। इट्स नॉट अ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम, इट्स अ प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो यानी कि हमने दो चीजें पढ़ी थी ना। आपका 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 जो सिलेबस है ना, वो भी आपका प्रोसेस और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग तक की है, यानी वही के न्यूमेरिकल तक हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर हम एक क्लास पहले भी अपने प्रॉपर सिलेबस कवर कर लेते हैं ना, तो फिर मैं आपका एक आध क्विज ले लूंगी, साथ में आप क्लास में प्रैक्टिस करा लूंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो जाए। तो उसके बाद द कंपनी मैन्युफैक्चर अ सिंगल प्रोडक्ट 19 okay 1996 22,500 units were manufactured, and 2,000 units were sold. Prepare a statement of cost of finished good inventory for 1996. Compute the cost of goods sold using FIFO method. Compute the cost of goods sold assuming FIFO inventory costing is used. Compute the cost of inventory of finished good at 31st December 1996 assuming that the FIFO method of inventory costing is used. बच्चे इसको कोशिश करेंगे COGS बनाने की? इसको कोशिश करें, सारा डेटा गिवन है, इतना मुश्किल नहीं है, कोशिश करें। सबसे पहले अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करना है। इसकी पिक्चर लें पहले। टेक अ पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बतानी है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर 1996। तो उसमें सबसे पहले अपने कंपनी का नाम लिखना होता है, अलादीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड 31st दिसंबर 1996। ठीक है, ये चीजें लिख के फिर आपने कैलकुलेट करनी है कुछ चीजें। ठीक है, तो रॉ मटेरियल यूज्ड,
राइट। हम ये स्टेटमेंट का नाम लिख लिया। अब रॉ मटेरियल यूज देखते हैं। सबसे पहले आपने मटेरियल इन्वेंट्री जो आपकी ओपनिंग मटेरियल है, ठीक है, उसको परचेजेस के साथ ऐड करना है। सो ओपनिंग रॉ मटेरियल इज 47,500 at purchases परचेसेस आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। कितनी अमाउंट है परचेसेस की? 142,500। एग्जैक्टली ये वैल्यू गिवन है। दोनों को प्लस करेंगे, क्या अमाउंट आ जाएगी? 190,000। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज लेस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल को, क्या अमाउंट है आपके पास? 60,000। 60। ठीक है, एग्जैक्टली 60,000 को लेस किया, आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? 130। 130। 130 130 इज योर डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड की अमाउंट आ गई। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड की अमाउंट आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, डायरेक्ट लेबर को ऐड करना है, प्राइम कॉस्ट मिलेगी, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करना है। ऐड किया डायरेक्ट लेबर की अमाउंट क्या हमारे पास? 97,500। 90 यहाँ पे मेंशन है 97,000 प्लस किया तो हमारे पास क्या अमाउंट आई? 227500। इसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। फिर ऐड की फैक्ट्री ओवरहेड को, ऐड किया, क्या अमाउंट आ रही है फैक्ट्री ओवरहेड की? 221250। 221250 मेंशन है। 221250 ऐड करने के बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। बताएं ऐड करके क्या आ रहा है? 248,750। 44। 8,750। राइट, सो दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। इसको हाईलाइट भी कर देते हैं जी। अब आप ये देखें कि वर्क इन प्रोसेस आपके पास क्वेश्चन में है गिवन। वर्क इन प्रोसेस ये देखें, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस कर देंगे। ठीक है, सो हमने क्या किया, ऐड किया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस विच इज 20,000। हम इसको क्या टाइटल देते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ऐसे ही है ना, जितना मैं रिकॉल कर रही हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, और फिर लेस किया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को। उसकी अमाउंट है हमारे पास 18,750। 18,750, इसको लेस किया तो हमारे पास आ रही है अमाउंट, क्या अमाउंट आ रही है? 450,000। परफेक्ट। ये हमारे पास क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। हमें रिक्वायर्ड भी ये था, उन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनानी है पार्ट ए में। सो वी ऑलरेडी मेड दिस, हमने ये बना ली है। जो जितनी, ये बात याद रखिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी चीज डिलीवर करें। ठीक है, तो हमें ये रिक्वायर्ड था, हमने बना ली। अब बी पार्ट क्या है इसका? कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग 1996 यूजिंग FIFO मेथड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें बतानी है आप, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें बतानी है। लेकिन इन्होंने सी पार्ट ऊपर दिया, पहले हम बी पार्ट को देख लेते हैं।
बी पार्ट उन्होंने बताया कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग 1996 assuming the FIFO इन्वेंट्री कॉस्टिंग इज यूज्ड। ठीक है, तो बी पार्ट को देखते हैं। फिनिश गुड इन्वेंट्री एट ईयर एंड हमने बतानी है। अब आप ये देखिए कि फिनिश गुड के आपके पास यूनिट्स थे जो 1 जनवरी को, ठीक है, एट बिगनिंग वो आपके पास थे 5000। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है फिर फिनिश गुड इन्वेंट्री के यूनिट्स। ठीक है, आपने ऐड किए फिनिश गुड ड्यूरिंग द ईयर, वो आपके पास कितने हैं? 22,500। ये देखें, यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड एंड 22,000 यूनिट्स वर सोल्ड। ठीक है, तो ये यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। इसको मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, लेट मी सॉल्व इट देन I'll repeat, I'll explain। दोनों को प्लस किया तो आपके पास वैल्यू आ रही है 275,000। अब ये टोटल फिनिश्ड गुड्स हैं आपकी। टोटल फिनिश गुड जो बिगिनिंग ईयर की थी और जितनी ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन हुई थी ना, दोनों को प्लस किया तो इसको हम कह रहे हैं टोटल फिनिश्ड गुड। ठीक है, टोटल फिनिश गुड, उसमें से जो हमने फिनिश्ड गुड सेल किए हैं, ठीक है, जो फिनिश गुड सेल किए हैं, ठीक है, वो हम डिडक्ट कर देंगे लेस जो हमने 20,000 यूनिट सेल किए हैं। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स सोल्ड वो हमारे पास आ रही हैं 20,000, उसको डिडक्ट किया तो हमारे पास क्या अमाउंट आ रही है 7,500। तो ये जो 7,500 है, ये बेसिकली आपकी 31 दिसंबर की फिनिश गुड इन्वेंट्री है। ये क्लोजिंग फिनिश गुड कह लें। ठीक है, एट 31 दिसंबर। ठीक है, तो हमने बेसिकली ईयर एंड की कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बताई है या फिनिश गुड इन्वेंट्री बताई है, जो कि हमारे पास ये यूनिट थे। इसमें हमने बताया कि फिनिश गुड जो बिगिनिंग ईयर के थे वो हमारे पास 5,000 थे, जो यहाँ मेंशन है कि बिगिनिंग ईयर में 5,000 थे, जिसमें हमने ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोडक्शन की है वो 22,500 की है, वो ऐड किया तो हमारे पास टोटल फिनिश गुड इन्वेंट्री आ गई। जो हमने यूनिट सेल किए हैं वो हमारी 20,000 यूनिट थे, मेंशन है क्वेश्चन में, उसको डिडक्ट किया तो ये हमारे पास एंडिंग ईयर की, यानी ये वो फिनिश गुड है जो सेल नहीं हुई और ये हमारे वेयर हाउसेस में पड़ी है, ये हमने वो फाइंड आउट की है। ठीक है, तो ये फिनिश गुड इन्वेंट्री ईयर एंड के ऊपर जो हमारे वेयर हाउसेस में पड़ी है, जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये वो हमारी करंट एसेट का जो पार्ट बनता है, ये वो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पार्ट है इसका, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग 1996 यूजिंग FIFO मेथड। जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं, सी पार्ट इसका। राइट, ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आप फिनिश गुड जनवरी 1 की देखेंगे, फिनिश्ड जी, फिनिश गुड आपकी जनवरी 1 की अमाउंट कितनी है? चेक करें, क्वेश्चन में मेंशन है 95 95 95,000। ठीक है,
95,000, ठीक है। उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के हैं आपके पास, वो आपने कैलकुलेट किया 450,000। आप चाहे तो इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स जो आपका परफॉर्मा बनता है, क्योंकि आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर रही हैं, तो आपका परफॉर्मा ऐसे ही था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसको सीक्वेंस में जब लेके जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ओपनिंग फिनिश गुड को ऐड करते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड को लेस करते हैं, ये वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, ठीक है। तो 450,000 को हमने ऐड किया, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ रही है, क्या अमाउंट आ रही है? 545। 545,000। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जिसमें से हमने लेस किया क्लोजिंग फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री को, ठीक है। अब आपके पास क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री क्या है? अब आप ये देखें कि उसके लिए आपको पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। आपको ये तो पता है कि फिनिश गुड में आपके इतने यूनिट्स पड़े हैं, ये कॉस्ट नहीं है, ये यूनिट्स हैं। हमने ये जो कैलकुलेशन की यूनिट्स बेसिस पे की है, हमारे पास ये यूनिट्स की इंफॉर्मेशन थी, तो हमें पर यूनिट कॉस्ट का पता होगा, तो फिर हम इस यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना पर यूनिट कॉस्ट से, देन टोटल कॉस्ट निकलेगी, तो क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री आएगी। तो यहाँ पे हम छोटी सी वर्किंग करते हैं जिसमें हमें पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, राइट। पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास है 450,000, ऐसा ही है। और टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कितने आ गए आपके पास? 22,500। 22,500 टोटल यूनिट्स हमारे इस साल में इतने मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी कॉस्ट वैल्यू, बताइएगा पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? कैलकुलेट करके बताएं। 20 पर यूनिट कॉस्ट है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस क्लोजिंग फिनिश गुड को मल्टीप्लाई करना है 20, जो पर यूनिट रेट है हमारा, वैल्यू बताइएगा। 150,000। 150,000। वेल डन बच्चे, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं जी। डिडक्ट करके बताएं। 395,000। 395,000। तो ये हमारे पास आ रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो इस सवाल में कोई कंफ्यूजन, कोई भी चीज जो समझ नहीं आई पूछें। हमने कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड इन्वेंट्री भी बता दी है, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड इन्वेंट्री थी, ठीक है, जो यहाँ इसी क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट हो गई है। इन्होंने यहाँ सेपरेट बताया, जबकि इसकी कैलकुलेशन इसके अंदर ही आ रही है, तो इसकी वर्किंग से ये भी कैलकुलेट हो गई है। तो तीन मेन पार्ट थे। इसका एक पार्ट था कि आपने कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बनानी थी, जो हमने बना ली। उसके बाद जो बी पार्ट था उसमें उन्होंने कहा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी थी। सॉरी, जो ये पार्ट था उसमें उन्होंने कहा था कि कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री बतानी थी, क्योंकि जब तक आपकी फिनिश गुड इन्वेंट्री नहीं बनती ना, ये वाली चीज, इसके बाद डायरेक्टली आपने ये बनानी थी जो डी पार्ट था, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये आप बी पार्ट बनाने के बाद ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है, राइट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो बनेगी वो इसके बाद बनेगी। जब तक फिनिश गुड इन्वेंट्री ईयर एंड की फाइंड आउट नहीं होगी, तब तक हम ये नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन उन्होंने थोड़ी सी एम्बिगुअस दी है, इसको खुद ही हमें देखना पड़ता है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं इन क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को आपको रिफ्रेश करके भी दे सकती हूँ, तो पेपर में आई मेक श्योर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है उसमें आपको रिक्वायरमेंट में कोई इशू नहीं होगा। सवाल क्लियर है और जवाब भी क्लियर है तो बता दें। यस मैम, क्लियर है।
परफेक्ट परफेक्ट। ऑल राइट। तो ओके ओके, सो टेक अ पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चे। मैम आज के लिए काफी नहीं है? बहुत बहुत जल्दी नहीं बोला आपने। मैं आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि कोई बोल नहीं रहा कुछ। बस बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 2 सवाल रह जाएंगे। वो 2 सवाल मैं क्लास में कराऊंगी। एक्चुअली मेरा ये है कि ये जो लेक्चर होता है ना रिकॉर्ड हो जाता है, तो बच्चे इसको ना सुन सकते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा प्रिपरेशन हवाले से, कि ये बच्चे यूट्यूब पे लेक्चर दोबारा भी सुन लेंगे, तो इट विल बिकम इजी। क्योंकि यू आर नॉट द ओनली क्लास, देयर आर 3 क्लासेस एट द मोमेंट। ठीक है, प्रेजेंट। सो मुझे उनको भी देखना है। ओके दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैम, आपको यूट्यूब चैनल? ओके मैम। मैं यूट्यूब पे ये लगा दूंगी, मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, आई शेयर द लिंक, ठीक है। आप जस्ट इसको देख लीजिएगा, ये मैंने बच्चों की इसके लिए बनाया था। यस मैम, फिर आसानी हो जाएगी मैम पेपर में पढ़ने में। जी एग्जैक्टली। मैम आपके कितने फॉलोअर्स हैं? नहीं, मैंने फॉलोअर्स के लिए बनाया नहीं ना, मैंने उसकी मार्केटिंग की है। मैं अर्निंग पर्सपेक्टिव से नहीं बना रही उसको। मेरा सिर्फ ये था कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाने बैठी थी, तो मैं पीओए पढ़ाती थी, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। वो बच्चे, आपको पता है शुरू में बच्चों का जो लेवल होता है वो बेस पे पढ़ाना होता है। तो आई जस्ट स्टार्टेड दैट यूट्यूब चैनल फॉर देम। तो आई यूज टू रिकॉर्ड इट ना। तो वो फिर इस तरह ये होता था कि जब रिकॉर्ड कर करके तो काफी सारे लेक्चर्स हो गए थे, तो 8 9 या 10 12 लेक्चर्स अभी अपलोडेड हैं। तो लेकिन ये कॉस्ट का मैं पहली बार अपलोड करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ठीक है। तो आई डोंट हैव टू वर्क ऑन इट। तो अर्निंग पर्सपेक्टिव से इस पे काम नहीं करी मैं, जस्ट रैंडम। ओके। YouTube is a full-time job, then you cannot do this job. All right. Okay, so the following balance have been taken from the general journal for this manufacturing company. So the opening raw material is 37950, purchases returned, carriage inward, direct labor, indirect labor, depreciation, heat, light, power, factory rent, factory repair expenses, foreman salaries, raw material closing, work in process closing. Foreman's estimate that 331,800 of raw material and rupees 24,800 of direct labor are to be allocated to the unfinished good in process on 31st December 1991। यानी वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये जो अमाउंट है ना 31,800, ये रॉ मटेरियल की, और ये 28,800 डायरेक्ट लेबर की है, जो कि अनफिनिश्ड गुड यानी कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर अलोकेट हो रही है। तो रॉ मटेरियल की और डायरेक्ट लेबर की दी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फैक्ट्री ओवरहेड की हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट होना चाहिए हमारे पास। सो रिक्वायरमेंट में मेंशन है, डिटरमिन्ड द फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। पीओएचआर रेट पहले फाइंड आउट करना है आपने, जो कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बेस बनाते हुए कैलकुलेट होगा। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ दिसंबर 31st 1991 इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इन प्रोसेस। आपने वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ सीओजीएस मैन्युफैक्चर्ड फॉर 31st दिसंबर 1991, ठीक है। तो वन बाय वन इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हमें सॉल्व करना है फैक्ट्री ओवरहेड रेट, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट किस तरह से कैलकुलेट होगा? वो कैलकुलेट होगा आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर, क्योंकि इन्होंने बेस इसको बनाया है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप ये देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट का हमें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंसेस की बेस पे फैक्ट्री ओवरहेड को असाइन किया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, तो हम लिखते हैं स्केड्यूल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस। इसके अंदर हमारे पास देखिए क्या क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट लेबर, depreciation of machinery,
heat, light and power, factory rent and taxes, factory repair expenses, foreman salary। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं, वन बाय वन इनको देखते हैं। इनडायरेक्ट लेबर की अमाउंट क्या है? 59, बताइएगा। 59 to 50, जी नेक्स्ट, हीट लाइट की 30,850, 25,400 नहीं है। फैक्ट्री रेंट आपके पास Yes, ma'am. 31,450, ऑलराइट। फैक्ट्री रिपेयर एक्सपेंसेस 19,350, फॉरमैन सैलरी 24,500। ठीक है, ये इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास और कोई भी एक्सपेंस नहीं आई थिंक। इन सबको प्लस करने के बाद, अस्सलाम वालेकुम, 190,800. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, वन क्या बताया आपने? 190,800. 800, परफेक्ट। ये हमारे पास आ गया टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट आपके पास 190,800 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 254,400, 254,400 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या वैल्यू आ गई? 75%. 75%। इसका एनालिसिस पता है ना आपको? इसका एनालिसिस ये होता है कि फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट का 75% चार्ज होगा, राइट? दिस इज द एनालिसिस। सेकेंड है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसमें हमारे पास सेग्रीगेट कर रहे होते हैं ना, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री हमारे पास, रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास? M31,800, हाँ जी, 31,800। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ उन्होंने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की सारी डिटेल इस जगह पर मेंशन की है कि जो एस्टिमेटेड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का रॉ मटेरियल है वो है 31,800। उन्होंने डायरेक्ट लेबर भी दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर है आपका 24,000। 24,800. ठीक है, और आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आ जाते हैं, ठीक है, अप्लाइड बेसिस के ऊपर, वो है आपके पास 75% था डायरेक्ट लेबर का, तो हम लिखेंगे 24,000 18,600. 75%। जी क्या अमाउंट आ रही है? 18,600. परफेक्ट, इन तीनों को प्लस करें, क्या अमाउंट आ रही है हमारे पास? 75,200. 75,200, परफेक्ट। ये हमारे पास आ गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो चीज हमने कैलकुलेट करनी है वो करनी है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ COGS मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जो बनानी है हमने, वो अगेन स्टार्ट होगी, पहले कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम, ईयर एंडेड, देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो मैं सारी वर्किंग नहीं कर रही उसकी। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आपके पास आ रही है, क्वेश्चन की पिक्चर ली हुई है, तो वैल्यूज आप बताएंगे मुझे। ओपनिंग रॉ मटेरियल है आपकी 37,950, यहाँ पे मेंशन है 37,950, राइट? एट परचेजेस परचेजेस की अमाउंट क्या है आपके पास? 189,600, 189 600.
ठीक है। अब उस परचेजेस में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कैरेज इनवर्ट को ऐड करेंगे, Carriage देन invoice आप add परचेजेस करेंगे। रिटर्न, हाँ, रॉ मटेरियल रिटर्न को लेस करेंगे। तो आप ऐड करेंगे पहले कैरेज इनवर्ट, क्या अमाउंट आ रही है कैरेज इनवर्ट की? 15700। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या अमाउंट आएगी? मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, लेस किया परचेजेस रिटर्न को। परचेजेस रिटर्न की अमाउंट क्या हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, परचेजेस रिटर्न 8800, 8800 को डिडक्ट किया हमने जी, क्या अमाउंट आ रही है नेट परचेजेस की? 196,500. 196,500, राइट। ठीक है, तो परचेजेस रिटर्न को लेस करने के बाद अब ये जो अमाउंट है ना, इसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, आपके पास क्या आ रहा है? यहाँ पे ये नहीं आएगा, अब यहाँ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आएगा। बताइएगा। 234,450. 234,450। अब लेस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, जी, क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितनी आ रही है आपके पास? 57 57 व्हाट? 500 57,500। सेकंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी बताइएगा अमाउंट कितनी है? 176,950. 176,950, ऑलराइट। सो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट यूज्ड, डायरेक्ट मटेरियल यूज, ठीक है। उसके बाद अब हमने वर्क इन प्रोसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप ये देखें कि आपके पास वर्क इन प्रोसेस आ रहा है बिगनिंग ईयर का 53,400 और क्लोजिंग आपके पास हमने फाइंड आउट की है। तो बिगनिंग को ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, क्या वैल्यू है इसकी? 53,400, 53,400, इसको ऐड किया, 233,50. 233,50, 23350, चेक करें एक बार दोबारा। 230,350. ओके, ये है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, जो कि फाइंड आउट किया आपने 75,200, लेस किया, क्या अमाउंट आ रही है आपके पास? 155,150. जस्ट अ मिनट बच्चे, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट मुझे चेक करने दें। मैम इसमें हमने डायरेक्ट लेबर और एफओएच नहीं डाला, बिल्कुल वही मैं देख रही थी, कुछ ना कुछ प्राइम हमने मिस कॉस्ट किया है। वगैरह। ठीक है, एक सेकंड बच्चे।
डायरेक्ट लेबर और एफओएच को ऐड नहीं किया हमने। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल ना इसको फिलहाल इस पार्ट को हम उठा लेते हैं कि बाद में इसी को हम थोड़ा बहुत चेंजिंग कर लें इसमें। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल यूज तक तो ठीक है। उसके बाद आप ये बताएं कि डायरेक्ट लेबर को ऐड करना है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट बताइएगा क्वेश्चन को देख के। 254400, राइट, ये गिवन है 254400, 254400। ठीक है, एफओएच भी साथ ही ऐड कर देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट हमने निकाली हुई है 190800, तो वो भी साथ ही ऐड कर देते हैं 190800। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास अमाउंट आ रही है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट की, बताइएगा। सिक्स डबल टू वन फाइव जीरो, इसको चेक कर लें। उसके बाद हमारे पास वो आएगी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, तो अब हमारे पास ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को। हमारे पास क्या अमाउंट थी, यही देख लें आप। 75,200. 53,400 ओपनिंग ना, 53,400। ठीक है, और उसके बाद इनको हमने ऐड किया, हमारे पास अमाउंट आई 675,550। ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। तो हम लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को, वो हमारे पास आ रही है क्वेश्चन को अगर आप देखें 75200। इसको लेस किया तो क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है एंड पे 600,350। ये देख लीजिएगा, ये वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ ना हो। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, यही हमें यहाँ तक कैलकुलेट करना था। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ये फाइल मैं आपसे शेयर कर दूंगी, तो इसकी कैलकुलेशन को देख लीजिएगा। सीओजीएस स्टेटमेंट भी बन गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की। ठीक है, हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी जो हमने ये की थी। ठीक है, और हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड रेट भी आ गया, तो क्वेश्चन कंप्लीट है। सो यहाँ तक ही मैंने सोचा था कि मैं करवाऊंगी आपको। ठीक है, बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो उसका कोई नहीं मसला, इतना वो मैं क्लास में करवा दूंगी आपको। तो यहाँ पे कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ है जो आप पूछना चाह रहे हैं, कुछ कोई क्वेरी, कोई इंफॉर्मेशन जो आपको, कुछ भी, कोई भी चीज़ है तो आप पूछ लें प्लीज़। मैम वीडियो का लिंक और ये फाइल ग्रुप में सेंड कर देंगे आप? फॉर श्योर, मैं भी शेयर कर देती हूँ। वीडियो तो आज शाम में बैठती हूँ ना, तो वो फिर मुझे पहले यहाँ से डाउनलोड करनी है, देन मुझे अपलोड करनी है उस जगह पर। तो